हेलो दोस्तों, मैं शिखा मिश्रा आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल पर। तो आप सभी लोग फटाफट से सेशन के साथ जुड़ेंगे, सेशन को शेयर करेंगे। और भाई त्योहारों का सिलसिला अब धीरे धीरे हो रहा है समाप्त, तो आप सभी लोग फटाफट से अब तैयारी करने लग जाइए अपनी पढ़ाई की, क्योंकि त्योहार को जो है वो अब धीरे धीरे हो चुके हैं ख़त्म और अभी हमें क्या करनी है, पढ़ाई। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ा त्योहार तो हमारे लिए यही है कि जब हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं ज़्यादा वार्तालाप ना करते हुए। अगर आप लोगों ने अभी तक अड्डा 24/7 का ऐप नहीं डाउनलोड किया है तो कर लीजिएगा बेटा। आपको इसमें ये सारे चीज़ें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो सकती है, जिसमें आपको स्टडी मटेरियल, करंट अफेयर, जॉब अलर्ट्स, डेली क्विज़ेस, सब कुछ यहाँ पर आपको प्रोवाइड हो जाएगा। तो चलिए पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। और पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि परमाणु शब्द में कौन सा समास है। चलिए फटाफट से इसका आंसर आप लोग मुझे बता देंगे कि परमाणु शब्द में कौन सा समास है। शब्द में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास। बताएं, परमाणु शब्द में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या कर्मधारय समास। फटाफट से इसका आंसर जल्दी से आप लोग बता दीजिए क्या होगा। देखिए बेटा, यहाँ पर मैंने आपको समास कल भी समझाया था चीज़ों को कि परमाणु मतलब समास जो है हमारा, हम उसको कैसे पहचानते हैं। तो उस शब्द को तोड़ दो। जब आप शब्द को तोड़ते हैं तो आपको एक सटीक उत्तर मिल पाता है। अब मैंने यहाँ परमाणु लिखा है, तो ये किससे बना? अगर इसका हम संधि विच्छेद करें तो परम अणु। परम है जो अणु, परम है जो अणु। अणु की इसमें क्या बताई गई है? विशेषता। जब किसी पद की उसके पहले पद में विशेषता बताई जाती है तो वहां कर्मधारय समास होता है। इसलिए आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न बताएंगे कि निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। छत्र छाया कैसे लिखा जाता है ना? हम कहते हैं ना कि मैं आपकी छत्र छाया में पल रहा हूं, बोलते हैं। तो छत्र छाया क्या होती है, बताओ। बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर मैं दो तीन चीज़ें आपको समझाऊंगी, इसको तत्सम तद्भव में भी समझाऊंगी और इसका वर्तनी भी समझाऊंगी। फिलहाल आप इसका आंसर बताएंगे कि छत्र छाया में कौन सा शुद्ध, मतलब इसका शुद्ध वर्तनी क्या होगी। फटाफट से बताएं, इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा जी, कि छत्र छाया में कौन सी वर्तनी शुद्ध है। अब देखो बेटा, छत्र अगर आपका आता है तो ये क्या है? तत्सम, क्योंकि त्र आ रहा है। इसका तद्भव क्या होता है? छाता। यही होता है ना, छत थोड़े ना होता है, छाता होता है। इट मीन्स किसी के छत्र छाते के नीचे हम लोग क्या होते हैं? बारिश से बचते हैं। उसी प्रकार जब हम किसी के अंडर होते हैं तो हम उसके मतलब से हम होता है ना, माता पिता की छत्र छाया में पलते हैं, तो हमको पता ही नहीं चलता कि दुनिया की धूप क्या होती है ना। आप भी अभी स्टूडेंट है, आपको क्या पता कि बाहरी दुनिया कैसी है। जब हम उसमें निकलते हैं, काम करते हैं, तब समझ में आता है कि हाँ ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो छत्र जो बना है छाता। अब इसका शुद्ध वर्तनी में कैसे होता है? तो छत्र धन, छत्र धन छाया होता है। तो विसर्ग जो होता है वो आधे च में परिवर्तित होता है। तो ये विसर्ग से बना हुआ शब्द है छत्र छाया। वो विद इन सेकेंड होता है, आपके मुंह में ही च रह जाता है, इसलिए सुनाई नहीं देता। शुद्ध जो हो जाता है वो छत्र छाया होता है, आधा च आता है। तो वह कौन सा शुद्ध है? यहाँ पर ये गलत है। ठीक है, छत्र छाया ये सही है यहाँ पर। और कहीं पे दो जगह एक साथ दिया है क्या? छत्र छाया, हाँ दो जगह दे दिया है। तो जिनका ए और सी दोनों आ रहा है वो सही होगा, ये तो गलत है। ठीक है, मैं इसको चेंज कर देती बट मैंने ध्यान नहीं दिया। तो जिनका ए और सी दोनों ही आ रहा है वो ठीक है। नेक्स्ट बताएंगे, ड का उच्चारण स्थान क्या है? बताओ, ड का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा, तालु, कंठ, कंठोष्ठ। बताएं, ड का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा, तालु, कंठ और कंठोष्ठ। ए बी सी और डी। फटाफट से इसका आंसर बताएंगे बेटा, क्या हो जाएगा? ड। तो हमने ये पढ़ा है कि ट ठ ड ढ ण। ठीक है, तो ये जो ड है
वो कहाँ से बोला जाता है? जीभ की सहायता से। तो ये क्या हो जाएगा? मूर्धा। आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए कि हिंदी में हंस पद, काक पद या त्रुटि बोधक चिन्ह कौन सा होता है? ए, बी, सी और डी। हिंदी में निम्न में से हंस पद, काक पद और त्रुटि बोधक चिन्ह कौन सा है? मैंने पहले भी आपको बताया है, फिर भी कोशिश कीजिए आंसर देने की। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? बताएं। निम्न में से हंस पद, काक पद और त्रुटि बोधक चिन्ह कौन से होते हैं? बताएं जी। देखो बेटा, हमारे हिंदी में कुल 20 विराम चिन्ह हो जाते हैं, जिसमें से अगर हम इसकी बात करें तो ये अर्ध विराम चिन्ह है। ठीक है, इसे अगर हम बोलें तो ये निर्देशक में भी आता है। यहाँ सही उत्तर जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा सी। जैसे हमें लिखना है राम मंदिर गया है और मैंने डायरेक्ट ये लिख दिया, अब मुझसे कुछ छूट गया तो मैं क्या करूँगी? यहाँ ऐसे रख के और यहाँ लिख देती हूँ मंदिर। यही करते हैं ना हम। तो इस चिन्ह को हम बोलते हैं हंसपद चिन्ह, काकपद चिन्ह या त्रुटि बोधक चिन्ह कहते हैं। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे कि निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? पहचानिए। छत्र छाया, प्राकृतिक, उज्जवल और आशीर्वाद। पहचानो। ए, बी, सी और डी। फटाफट से बताइए कि निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध शब्द कौन सा है? एक तो अभी जस्ट किया है तो वहां से आपको समझ ही आ गया, तो 3 ही ऑप्शन बचते हैं। अब उनमें से पहचानना है, पहचान लो। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर तो भाई जल्दी जल्दी फटाफट से आना चाहिए, है कि नहीं? चलिए जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा कि निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है? पहचानिए, बताएं क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखा जाए, करें आगे कंटिन्यू? तो देखते हैं। देखो, छत्र छाया गलत है क्योंकि अभी जस्ट हमने पढ़ा छत्र छाया ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, प्राकृतिक ऐसे थोड़े ना लिखते हम, प्राकृ क्री क के नीचे री आता है और तिक, प्राकृतिक ऐसे होता है। उज्ज्वल भी गलत है क्योंकि उत धन ज्वल से बना है, संधि हुई है ना इसमें, और ज्वल शब्द होता है। तो जब भी ज का मेल त से होता है तो त आधे ज में परिवर्तित होता है और बन जाता है उज्ज्वल। दोनों ही ज आधे आते हैं, हम लोग गलत लिखते हैं, हम ऐसे लिख देते हैं कई बार। ठीक है, उज्ज्वल ऐसे लिखते हैं जो पूर्णतः गलत होता है। तो यहाँ पर शुद्ध क्या है हमारा? आशीर्वाद। आशीर्वाद, आधा र है वो व पे जाके लगता है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट होगा। नेक्स्ट बताएंगे कि इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? झंडा, पंखा, गिलास, बोतल। बताएं निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? झंडा, पंखा, गिलास, बोतल। ए, बी, सी और डी। फटाफट से इसका आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा बेटा? स्त्रीलिंग शब्द है झंडा, पंखा, गिलास, बोतल। तो देखो, जब भी ऐसे शब्द आए मुझे कुछ नहीं करना है, क्या करना है? केवल उनका वाक्य बनाना है, वाक्य में हमें उत्तर मिल जाता है। झंडा फहराया जाता है। ठीक है, देखो फहराना और लहराना दो अंतर होते हैं, हम लोग कंफ्यूज होते हैं, झंडा लहराया जा रहा है। झंडा हम थोड़े ना लहराते हैं, ध्यान से सुनो, हम झंडा को फहराते हैं और हवा में वो खुद लहराता है। अगर झंडा हमने फहरा दिया तो वो हवा में लहरा रहा है, लेकिन हम हवा में लहराने का मतलब या तो फिर हम उसको लेकर ऐसे ऐसे करते हैं तो हवा में उसको हम लहरा रहे होते हैं, लेकिन हम हवा में लहराते नहीं, हम फहराते हैं, मतलब झंडे को फहराते हैं, उसको अपने स्थान पर ले जाते हैं और हवा में वो खुद से लहराता है। तो अंतर होता है लहराना और फहराने में। तो ये क्या है? झंडा फहराया जाता है, इट मीन्स क्या है यहाँ पर? स्त्रीलिंग नहीं पुल्लिंग है। पंखा, पंखा हम कहते हैं ना बहुत गर्मी लग रही है, पंखा डुला दो। ठीक है, या पंखा चला दो। ठीक है, तो पंखा ऐसे भी बोलते हैं ना कि पंखा जैसे हम इसका और भी बनाए, मैं और समझा देना चाहती हूँ, कहीं कंफ्यूज रहे आप। मैं बोलूँ पंखा
हाँ, पंखा चल रहा है, ये बोलेंगे ना हम, ये थोड़ा ना बोलेंगे पंखा चल रही है, पंखा चल रहा है, तो ये भी हो गया। गिलास हाथ से छूट गया, या गिलास जमीन पर गिर पड़ा, तो ये क्या है यहाँ पर आपका स्त्रीलिंग, सॉरी पुल्लिंग, हाँ पुल्लिंग। और बोतल, अब मैं कहूँ हाथ से बोतल टूट गई, तो बोतल क्या हो जाएगा हमारा, स्त्रीलिंग हो जाएगा, बाकी सभी क्या हो जाएंगे, पुल्लिंग हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से पुल्लिंग शब्द पहचानिए, फिर से वाक्य बनाओ, वाक्य से ही समझ में आएगा। चटाई, खिड़की, कागज, कुर्सी। चटाई, खिड़की, कागज, कुर्सी, ए बी सी और डी, बताएं निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। चटाई, खिड़की, कागज, कुर्सी, ए बी सी और डी, फटाफट से बताइए बेटा, इसका आंसर क्या हो जाएगा। जी, चलिए तो देखो, चटाई बिछाई जाती है, स्त्रीलिंग। खिड़की खुली है ना, खिड़की खुली है, तो ये क्या है, स्त्रीलिंग। कागज का टुकड़ा, यही बोलते हैं ना, ये क्या है, केवल कागज का टुकड़ा है, तो कागज का टुकड़ा। अच्छा, कुर्सी टूट गई, तो कुर्सी भी स्त्रीलिंग, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ, कि आकाश का बहुवचन क्या होता है। आकाशों, आकाश, दोनों सही दोनों गलत, बताएं। आकाश का बहुवचन क्या होता है। आकाशों, आकाश, दोनों सही है, दोनों गलत है, ए बी सी और डी, फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा। जी चलिए देखा जाए इसका आंसर क्या हो सकता है। देखो इधर, आकाश, मैं आपको बताऊं वचन जो होते हैं वो हमारे दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन और बहुवचन, संस्कृत में दो तीन प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। हिंदी में दो ही होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो एक वचन में आते हैं, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो बहुवचन में आते हैं, पर कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो केवल एक वचन में आते हैं, और कुछ ऐसे जो केवल बहुवचन में आते हैं। जैसे देखो, मैं अगर एक वचन की बात करूं तो जनता सदैव एक वचन में आती है, सेना सदैव एक वचन में आती है। वहीं अगर मैं बहुवचन की बात करूं तो सदैव बहुवचन वाले शब्द हो जाते हैं, जैसे बाल, हस्ताक्षर, ठीक है, आंसू, होश, प्राण, ये सदैव बहुवचन में आने वाले शब्द हैं, याद रखिएगा। अब कुछ ऐसे शब्द हैं जो कभी बदलते ही नहीं, वो एक वचन में भी वही रहते हैं, बहुवचन में भी वही रहते हैं। अब हम कहते हैं क्या कि मैंने बहुत सारे आकाशों देखे, नहीं ना, आकाश एक ही है, इसलिए आकाश का बहुवचन केवल आकाश होता है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का उत्तर दीजिएगा कि निम्नलिखित में से एक वचन शब्द कौन सा है, बताओ। निम्नलिखित में से एक वचन शब्द कौन सा है। दर्शन, घरों, नदी और लताओं। फटाफट से इसका आंसर दो, क्या हो जाएगा। जल्दी जल्दी बताइए बेटा, इसका आंसर क्या हो जाएगा। एक वचन शब्द बताना है आपको। पहचानो, पहचान करनी है बस आपको। एक तो आवाज ने तंग कर दिया यार, ठीक ही नहीं होना जान रहा है। बीच में थोड़ा सा ठीक सा लगता है, फिर दिक्कत करने लग रहा है। चलिए खैर, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए, मैंने अभी आपको बताया दर्शन, जैसे मैं कहती हूँ मुझे प्रभु के दर्शन हुए, दर्शन, मैं आपके दर्शन करके धन्य हो गया, तो दर्शन सदैव बहुवचन में रहने वाला शब्द है। किस में रहता है, सदैव बहुवचन में। और उसने पूछा है क्या, एक वचन। घरों अपने आप में बहुवचन है, लताओं अपने आप में बहुवचन है, तो नदी बचा जो कि एक वचन में होगा। बिल्कुल ठीक है आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कि श्र किससे मिलकर बना है। अब ये बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर आप बता सकते हैं, फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। जी बताएं।
जल्दी से बताओ। श्र किसके योग से बना है? तो बहुत आसान है, श धन र के योग से बना है मैडम। आंसर सी होगा। ठीक है, सी उत्तर हमारा सही होगा। ओ नहीं, सी नहीं होगा, सॉरी, हमारा डी हो, नहीं, क्या कर रही हूँ मैं आज, सी होगा। आदेश श और र से मिलकर बना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। मैं अपना काम स्वयं करना पसंद करता हूँ, यह किसका उदाहरण है? चलो बताओ। सर्वनाम जो होते हैं बेटा वो हमारे 6 प्रकार के होते हैं, तो कोशिश करो आप बताने की, फिर मैं आपको बताऊंगी। बताओ क्या हो जाएगा इसका उत्तर। जी, ए बी सी और डी। गुड आफ्टरनून बेटा, सभी को गुड आफ्टरनून, नमस्कार। चलिए जल्दी से बताइए। मैं अपना काम स्वयं करना पसंद करता हूँ, ये किसका उदाहरण है? पुरुषवाचक का, निजवाचक का, मध्यम पुरुष का, या इनमें से कोई नहीं का? चलिए बताएं क्या हो जाएगा इसका आंसर। जी, चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या बन सकता है। देखो, पुरुषवाचक सर्वनाम वो होते हैं जो 3 चीजों के बारे में बताते हैं। इसके भी 3 भेद होते हैं। पहले आता है हमारा उत्तम पुरुष, फिर आता है मध्यम पुरुष, और फिर आता है अन्य पुरुष। ठीक है, उत्तम पुरुष कौन होता है? जो हम खुद को उत्तम मानते हैं, तो सबसे पहले फर्स्ट पर्सन जो होता है वह उत्तम होता है, जैसे मैं, मुझे, मुझसे, है ना। मतलब मैं से जो भी शब्द बनते हैं वो हमारे किसके अंतर्गत आ जाते हैं? मध्यम पुरुष से। फिर देखते हैं मध्यम में आता है जैसे तू, तुझे, तुम्हें, ये सब आ जाए। अन्य में क्या आ जाता है? वह, उसे, उसका, उससे। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाता है? अगर ये तीनों ही, तो यहाँ कहीं ऐसा लिखा हुआ मिल रहा है, कहोगे हाँ मैम मैं मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर बात किसकी हो रही है? मैं अपना काम स्वयं करना पसंद करता हूँ, मतलब खुद की बात कर रहा है। स्वयं आ जाए, जहाँ पर निजता का बोध हो वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है। तो आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कि रमेश की पुस्तक पुरानी है, इस वाक्य में पुरानी क्या है? विशेष्य, विशेषण, प्रविशेषण और सर्वनाम। बताओ फटाफट से इसका आंसर दीजिए। जी, रमेश की पुस्तक पुरानी है, इस वाक्य में पुरानी क्या है? फटाफट से इसका आंसर बताओ बेटा, क्या हो जाएगा? जी, रमेश की पुस्तक पुरानी है। देखो अब समझना, यहाँ पर क्या दिया हुआ है? एक होता है विशेष्य और एक होता है विशेषण। एक क्या होता है? विशेष्य, और एक होता है विशेषण। एक ही वाक्य में बता दूंगी। जैसे मैंने लिखा राम तेज दौड़ता है। ठीक है, अब देखो तेज दौड़ना, दौड़ना क्या है? क्रिया। दौड़ना मतलब यहाँ पर क्या है? क्रिया है। तो राम की मैंने ये जो तेज दौड़ता है, तो तेज क्या है? मैंने इसकी विशेषता बता दी, और जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष्य होता है। मतलब किसकी विशेषता बताई जा रही है? राम की, तो राम क्या है? विशेष्य है। ठीक है, जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष्य, और जिसका जो उसकी विशेषता होती है वह उसका विशेषण होता है। तो यहाँ पर उसने बोला रमेश की पुस्तक पुरानी है, तो पुरानी क्या है? उसकी विशेषता हो गई। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। प्रविशेषण का मतलब होता है जब मैं जैसे यहाँ पर लिखूं राम बहुत तेज दौड़ता है। ठीक है, अभी तक तो मैंने क्या करा? इस वाक्य में उसकी विशेषता बताई, लेकिन मैंने उसकी विशेषता की भी विशेषता बता दी कि वो तेज दौड़ता है, पर बहुत तेज दौड़ता है। तो जहां पर विशेषण की भी विशेषता बताई जाए उसे प्रविशेषण कहा जाता है। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर उत्तर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए, भिनभिनाना शब्द किस प्रकार की क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया, अनुकरणात्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया और धातु क्रिया। बताएं क्या पूछ रहा है? भिनभिनाना शब्द में किस प्रकार की क्रिया है? बताएं।
ए बी सी और डी। जी बेटा फटाफट से बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। भिन्न भिन्नाना शब्द में किस प्रकार की क्रिया है। चलिए बताइए। भिन्न भिन्नाना, यहाँ हम बोलते हैं हिन हिनाना। चलो देखो, भिन्न, फिर वापस से क्या आया, भिन्न। तो शब्द जब रिपीटेशन में आता है, हम कहते हैं ना तुम मेरी नकल क्यों कर रहे हो, तो नकल को हिंदी में बोला जाता है अनुकरणात्मक। क्या बोलते हैं, अनुकरण। नकल को क्या बोलते हैं, अनुकरण करना। अनुकरण से, अनुकरण करना नहीं, अनुकरण। अनुकरण मतलब किसी की नकल करना, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये शब्द दोबारा से रिपीटेशन में हुआ है, इसका मतलब उसने नकल करके दोबारा से लिखा है, तो यह क्या हो जाएगा, अनुकरणात्मक हो जाएगा। इसलिए आंसर इसका क्या होगा, बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मुझसे आम नहीं खाया जाता, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आज मैं आपको वाच्य भी इसमें समझा दूंगी, एक ही क्वेश्चन में आप वाच्य चैप्टर ही समझ जाएंगी, छोटा सा है, इतू सा एक चैप्टर है। तो आप फिलहाल आंसर बताइए, फिर मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ। बताएं फटाफट से बताओ। जी ए बी सी और डी। चलो जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखा जाए, देखो बेटा, जो वाच्य होते हैं ना हमारे, अगर हम वाच्य की बात करें, वाच्य, ठीक है, तो वाच्य हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक हमारा होता है कर्तृवाच्य, ठीक है, एक होता है हमारा कर्मवाच्य, और एक होता है हमारा भाववाच्य। किसी भी वाक्य में अगर आपको पता चले कि कर्ता पर जोर दिया जा रहा हो, कर्ता मतलब काम करने वाला, अगर किसी कर्ता पर जोर दिया जा रहा है तो वह वाक्य कर्तृवाच्य होता है। कर्म, जहाँ कर्म पर जोर दिया जाए, कर्म मतलब ऑब्जेक्ट, ठीक है, वस्तु, जिस कारण से वो कार्य हो रहा हो उसे कहते हैं। तो कर्म पर जोर दिया जा रहा हो वहाँ कर्मवाच्य, और जहाँ पर भाव पर जोर दिया जा रहा हो वहाँ भाववाच्य होता है। अब देखिए कि कर्तृवाच्य क्या होता है, मतलब जैसे मैंने एक वाक्य लिखा है यहाँ पर, राम ने किताब फाड़ी है, ठीक है, तो यहाँ पर जोर किस पर दिया जा रहा है, जोर किस पर है, किताब फाड़ने पर नहीं, राम ने फाड़ी है, तो यह वाक्य किसका हो जाएगा, कर्तृवाच्य हो जाएगा। अब मैंने यहाँ लिखा चाकू के द्वारा सेब काटा गया, सेब काटा गया, तो अब यहाँ पर जोर किस पे दिया जा रहा है, सेब काटने पर, चाकू पर, कि चाकू के द्वारा काटा गया है, तो ये क्या हो जाएगा, जहां कहीं पे भी द्वारा आ जाए वो कर्मवाच्य होता है, और जहां भाव का बोध हो उसे भाववाच्य कहते हैं, ठीक है। जैसे मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे खड़ा नहीं होया जाता, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, ऐसे वाक्य आते हैं, वहाँ भाववाच्य होता है। अब आप समझ गए होंगे, तो इसका उत्तर आपसे उत्तर तुरंत निकल जाएगा। मुझसे आम नहीं खाया जाता, मतलब ये मेरे भाव को व्यक्त कर रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, भाववाच्य हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, माता पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, तो ये जो के लिए है इसे क्या कहेंगे, विशेषण, परसर्ग, सर्वनाम और संज्ञा। चलिए बताएंगे, फिलहाल मैं इसमें आज आपको कारक बता दूंगी, कारक क्या क्या होते हैं, बताओ फटाफट से इसका आंसर बताएंगे। माता पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, इसमें कौन सा वाच्य है, बताइए जी। फटाफट से बताओ क्या हो जाएगा। हाँ चलिए मैं बताती हूँ आपको, के लिए का मतलब क्या होता है, के लिए परसर्ग होता है, पहले तो जान लो। परसर्ग को विभक्ति भी कहते हैं, क्या कहते हैं, विभक्ति चिन्ह, विभक्ति कहते हैं।
देखो बेटा, हमारे जो कारक कारक क्या होते हैं, जो हम वाक्य बोलते हैं उन दोनों दो शब्दों के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए जिन चिन्हों का इस्तेमाल करा जाता है उन्हें कारक कहते हैं। जैसे मैंने कहा राम ने पुस्तक फाड़ी, यह वाक्य पूरा है, लेकिन अगर मैं बोल देती राम पुस्तक फाड़ी तो क्या कोई इस वाक्य स्पष्ट होता? राम पुस्तक फाड़ी, ये क्या है? राम ने पुस्तक फाड़ी, तो ने लगाकर मैंने वाक्य को पूरा किया। ठीक है, तो कारक हमारे होते हैं 8 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं मैं एक बार फिर से लिख देती हूँ ताकि आप चीज़ों को समझ पाएं। इसको लिख लेना और याद भी कर लेना। कारक हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। सबसे पहले आता है हमारा कर्ता कारक। कर्ता मतलब काम करना, जहाँ पर भी कर्ता होगा उसके साथ ने लगता है। जहां पर भी कर्म होता है उसके साथ को लगता है। ठीक है, जहां पर भी करण होता है उसके साथ से लगता है। से 2 प्रकार वाले होते हैं, अभी मैं समझाऊंगी। इसका मतलब होता है द्वारा, अभी समझा दूंगी क्या होते हैं। चौथा होता है हमारा संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह होता है के लिए। ठीक है, इसके बाद आ जाता है हमारा 5वां अपादान कारक। अपादान कारक का भी विभक्ति चिन्ह से होता है किंतु अलगाव में। अभी जस्ट मैंने कहा है, समझा दूंगी इसको कैसे। फिर आता है 6ठे नंबर पर हमारा संबंध कारक। संबंध कारक क्या होता है? का की के रा री रे। का की के रा री रे। रा री रे मतलब मेरा, मेरी, मेरे, ऐसा लिखते हैं ना, तो वो भी संबंध स्थापित करता है। 7वां हो जाता है हमारा अधिकरण। अधिकरण कारक। अधिकरण कारक क्या क्या होते हैं? तो जहां कहीं पर में आए, पे आए या पर आए वहां पर हमारा अधिकरण कारक होता है। और 8वें नंबर पर आता है हमारा संबोधन कारक। संबोधन कारक का मतलब होता है हे, अरे। जैसे हम बोलते हैं ना, हे भगवान मेरी रक्षा करो, अरे ये तूने क्या किया, तो ये संबोधन कारक है। ठीक है, अब करण और अपादान में कैसे होता है, जैसे समझिएगा। मैंने यहाँ लिखा कि पेड़ से पत्ते गिर गए। पेड़ से पत्ते गिर गए, तो पेड़ से पत्ते क्या हो रहे हैं? अलग हो रहे हैं। जब कभी भी अलगाव के लिए से आएगा वहां पर अपादान होता है। मैं बोलूं कि बच्चे साइकिल से स्कूल गए, तो साइकिल के द्वारा जा रहे हैं ना, साइकिल से स्कूल जा रहे हैं, तो जहां द्वारा के लिए से लगे वहां करण कारक होता है। क्लियर है बात? दोबारा समझिएगा। जैसे मैंने बोला कि बच्चा छत से गिर पड़ा, तो बच्चा छत से गिरा मतलब बच्चे का छत से क्या हुआ? अलगाव हुआ, तो वहां पर अपादान होगा। लेकिन मैंने बोला, अगर मैं ये चीज बोलूं कि मैं मोटरसाइकिल से ऑफिस जाती हूँ, तो मोटरसाइकिल के द्वारा जा रही हूँ, तो वह करण कारक होगा। तो हमारे कारक 8 प्रकार के होते हैं और उनके ये विभक्ति चिन्ह होते हैं। तो आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कि निम्न में से दशाबोधक गुणवाचक विशेषण कौन सा है? नीला, स्वस्थ, पूर्व और मखमल। बताएं, निम्न में से दशाबोधक गुणवाचक विशेषण कौन सा है? नीला, स्वस्थ, पूर्व और मखमल। ए, बी, सी और डी बताएं। चलिए, तो दशा बता रहा हो किसी के गुण की विशेषता। अब देखो, इसको सबसे आसान तरीके से समझाऊं। मान लो भैया तुम बाजार गए, बाजार में तुमने क्या करा? एक लड़की पसंद आई और तुम उससे क्या करने चले गए? वार्तालाप करने की कोशिश करने लगे। लड़की समझ गई कि भैया लड़का पीछा कर रहा है, उसने पकड़ के तुमको 2 चांटे लगा दिए। अब तुम उस स्थिति में भी सही सलामत अगर घर बचकर आ गए तो कहते ना, चलो भगवान कहे स्वस्थ सकुशल में लौट आया, है ना। अच्छा चलो, गर्लफ्रेंड मानी हुई है, बाजार जा रहे हो, पिताजी ने देख लिया, तो वही पिताजी क्या करने लगे? लगाने लगे। तो वहां से भी जो तुम निकल कर आए स्वस्थ तरीके से, मतलब तुम्हारी दशा का बोध करा रहा है ना। तुम्हारी दशा कैसी दशा है? तो नीला दशा नहीं है, रंग बोधक है। पूर्व यहाँ पर अगर हम बात करें तो दिशा बोधक है। और मखमल तो गुण, मतलब उसकी गुण की बात कर रहा है, तो दशा जो आ रही है वो स्वस्थ में आएगा, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है, यहाँ से भी कुछ सीखने को मिलेगा आपको। देखो बेटा, मैं ऐसा नहीं कि क्वेश्चंस का आंसर सिर्फ टिक करके चली जाऊँ, मैं आपको चीज़ों को उसके साथ समझाती भी हूँ, कॉन्सेप्ट को। तो वहाँ से भी आप कॉपी पेन लेकर बैठिए, पढ़िए, लिखिए, तब आगे के लिए आपको याद रहेगा, समझ में आएगा।
ठीक है, तो वह क्या कह रहा है कि अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के, 5 प्रकार के, 4 प्रकार के या 2 प्रकार के? बताओ फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, क्या हो जाएगा? अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 6, 5, 4 और 2। जी, अब पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि अविकारी होते क्या है। तो इधर देखो, एक होता है विकारी और एक होता है अविकारी। ठीक है, विकारी का मतलब क्या है? परिवर्तन। और अविकारी का मतलब जिसमें परिवर्तन न हो। तो अब देखो यहां पर, जैसे मैंने एक शब्द लिखा लड़का, ठीक है, मैं कहूं लड़का का क्या मैं लिंग परिवर्तन कर सकती हूं? लड़का का लिंग बदलकर हम लिख सकते हैं? तो कहोगे बिल्कुल हाँ मैम, लड़का का लड़की हो जाएगा। मैं कहूंगी कि लड़का का वचन बदल सकती हूँ? तो हाँ मैडम, लड़का का लड़के हो जाएगा। तो इस शब्द में परिवर्तन आ रहा है, इट मीन्स ये क्या है? विकारी शब्द है, अविकारी। जैसे मैंने यहां लिखा क्रोध, अब आप बताओ क्रोध का मैं लिंग बदल सकती हूँ? मुझे क्रोध ही आ रहा है, ऐसा तो नहीं बोलूंगी ना, मुझे क्रोध आ रहा है। तो क्रोध क्या है? अविकारी। जैसे या मैं क्रोध का वचन बदलना चाहूँ, मुझे क्रोधों आ रहा है, क्रोध क्रोध रहेगा। तो यह क्या है? हमारा अविकारी शब्द है। तो जिसमें परिवर्तन हो जाए वह विकारी शब्द है, और जिसमें परिवर्तन ना हो उसे अविकारी शब्द कहा जाता है। बात समझ में आ रही है बेटा? तो अब इसमें हमारे शब्द का एक प्रकार होता है। शब्द हमारे जो होते हैं वो कह सकते हो कि प्रयोग के आधार पे 2 प्रकार के होते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक विकारी और एक अविकारी। एक होते हैं विकारी और एक होते हैं अविकारी। ठीक है, विकारी में हमारे आ जाते हैं 4: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। ठीक है, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। और चौथे नंबर पर आ जाता है हमारा अविकारी की यदि हम बात करें तो इसमें आ जाता है क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मय बोधक। तो कितने प्रकार के हो गए? 4 प्रकार के अविकारी। उसने यही तो पूछा है कि अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो हमने यहां से याद कर लिया अविकारी 4 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मय बोधक। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन से आप गलती दोबारा नहीं करेंगे, आपको याद रहेगा प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी कितने प्रकार के होते हैं? तो 4: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। और अविकारी भी होते हैं 4 प्रकार के: क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मय बोधक। क्लियर है बेटा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कि बच्चा जलेबी भी खाता है, वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? बताओ। विशेषण, क्रिया, निपात और सर्वनाम, पहचानिए क्या है। फटाफट से बताओ क्या हो जाएगा इसका आंसर? जी, अब देखो कहीं पर भी ही आ जाए, भी आ जाए, तो आ जाए, ये कुछ खास नहीं होते हैं। एक व्याकरण का भाग है जिसका नाम होता है निपात। ठीक है, ये क्या करते हैं? वाक्य के अंदर छोटे से चीज होती है लेकिन वाक्य के अंदर थोड़ी सी ना ज्यादा अंतर ला देती है। जैसे मैं कहूँ तुमने रोटी खाई है, बात है तुम ही ने रोटी खाई है, तो यह अंतर आ गया। ठीक है, मैं मंदिर जाऊंगा, मैं भी मंदिर जाऊंगा, अंतर आ गया। तो जैसे मैं कहूँ मैं कह सकती हूँ जैसे मैं कहूँ तुमने पैसे दिए, लेकिन मैं बोलूँ तुमने ही तो पैसे दिए। ठीक है, ये तुम्हें ही तो पैसे दिए गए। तो ऐसे वाचक शब्द जहां पर आ जाएं वे हमारे निपात कहलाते हैं।
वाक्य सोचने पड़ते हैं यार, बनाने पड़ते हैं ताकि आपको चीजें समझ में आ पाए, उनको कहा जाता है निपात। चलिए, निम्न में से तत्सम शब्द क्या है, पहचानो। कल परसों मैंने आपको ट्रिक्स बताई थी ना कि हम कैसे तत्सम शब्द पहचानते हैं, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। भैंस, 12, सच और पद, पहचानो क्या होगा। फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा जी। ए, बी, सी और डी। जी, तो देखो तत्सम, तत्सम क्या होगा, जिसको मैं दैनिक जीवन में इस्तेमाल नहीं करती हूँ, बस ऐसे याद कर लो। भैंस बोलते हैं हम, 12 बोलते हैं, सच बोलते हैं, पर पद थोड़े ना बोलते हैं। भैंस, अगर हम बोले भैंस किसको बोला जाता है, तो महिषी को बोला जाता है। आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा महिषासुर मर्दिनी, है ना, महिषासुर मर्दिनी, माँ दुर्गा को कहा जाता है कि महिषासुर का वध किया था। तो महिषासुर कौन था, भैंसे को बोला जाता है महिषासुर, महिषासुर भैंसे का रूप धारण करके रखा था ना, तो महिषी कहा जाता है। 12 द्वापर होता है, सॉरी द्वादश, द्वापर कह रही हूँ, द्वादश, द्वा मतलब 2, दश मतलब 10, 2 में 10 मिलाए तो द्वादश बनता है। ठीक है, सच सत्य होता है। तो ये सभी क्या थे, तद्भव थे, हिंदी के शब्द थे, और ये संस्कृत के शब्द हो गए। लेकिन पद ये संस्कृत का शब्द है, और यही उसने पूछा, पद को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, पैर बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कि संयोजक चिन्ह का अन्य नाम क्या है, बताओ। अवतरण चिन्ह, समसमासिक चिन्ह, कोष्ठक चिन्ह और काकपद चिन्ह, बताइए इसका आंसर। हम्म हम्म चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखो, संयोजक मतलब दो को जोड़ने का जो काम करे, समसमासिक चिन्ह ऐसे जो इस्तेमाल कर लेते हैं ना, तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे कि आनंद मग्न शब्द में कौन सा समास है, पहचानो। आनंद मग्न शब्द में कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और अव्ययभाव समास। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, बी, सी और डी, फटाफट से बताओ। देखिए, आनंद मग्न, आनंद में मग्न है ना, अब क्या है, आनंद में क्या है, वो मग्न है, तो क्या है इसमें मैंने में लगाया, कारक चिन्ह अभी पढ़ाए हैं, में किसका होता है, अधिकरण का, तो कारक चिन्ह किस में आते हैं, तत्पुरुष समास में, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कि किस समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है। बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास और द्वंद्व समास, पहचानो। फटाफट से इसका आंसर बताइए क्या होगा बेटा। किस समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं, बताइए। चलिए देखा जाए क्या होगा। तो देखो, जैसे मैंने यहां लिखा जलज, अब ध्यान से समझना, दो पद हैं इसमें, एक जल है और एक ज है। जल का मतलब होता है पानी, और ज का मतलब होता है पैदा होने वाला, पैदा होने वाला। तो पानी में पैदा कौन होता है, जलज किसे कहा जाता है, कमल को। किसको कहा जाता है, कमल को। अब जलज का अर्थ ना ही पानी है ना पैदा होने वाला है, जलज का तो कोई तीसरा अर्थ निकल कर आ रहा है ना। जलज, जैसे मैं यहाँ पर बोलूँ पंकज, पंकज तो सुना ही होगा, है ना, तो पंकज बोलते ही तो मैंने आंखें बंद करी तो मुझे कमल दिखाई देगा, ना मुझे कीचड़ दिखाई दे रहा है, ना मुझे पैदा होने वाली कोई चीज़ ऐसी दिखाई दे रही है, मुझे सिर्फ कमल दिखाई दे रहा है। तो जब कोई तीसरा अर्थ निकल कर आता है, दोनों पद अप्रधान होते हैं, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कि मैंने बहुत परिश्रम किया फिर भी सफल नहीं हो सका,
वाक्य का कौन सा भेद है? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य और आदेश सूचक वाक्य। बताओ फटाफट से इसका आंसर बताएंगे बेटा, क्या हो जाएगा? अब देखो वाक्य आप लोगों ने नहीं पढ़े, मैं आपको बताती हूँ। देखो वाक्य हमारे दो प्रकार के होते हैं बेटा। एक होता है अर्थ के आधार पर वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। और रचना के आधार पर वाक्य, अगर हम बात करें रचना के आधार पर वाक्य, तो रचना के आधार पर वाक्य हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। और उसने इसी में से ही पूछा है, ध्यान से देखो। अब रचना के आधार पर 3 प्रकार के वाक्य कौन कौन से होते हैं समझिएगा। एक हो जाता है हमारा रचना में अगर हम देखें तो सबसे पहले आता है सरल वाक्य, दूसरा आता है संयुक्त वाक्य और तीसरा आता है मिश्र वाक्य। इनके ट्रिक्स बता देती हूँ, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। पेपर में 2 से ज़्यादा पूछता है, संयुक्त या मिश्र से। सरल वाक्य वो होता है जिसमें एक कर्ता और एक क्रिया हो, जैसे राम खाना खाता है, तो ये हमारा सरल वाक्य है। संयुक्त वाक्य वो होते हैं जिसमें 2 सरल वाक्यों को एक साथ जोड़ दिया जाए किसी योजक शब्द के साथ। बस जो पहला वाला वाक्य होगा वो दूसरे पर डिपेंड नहीं होगा। अगर पहला वाला है और दूसरा वाला है, दोनों अपने आप में पूर्ण होंगे, बस दोनों को जोड़ दिया है। जैसे मैं बोलूं कि मैंने खाना खा लिया है, परंतु मेरा मन, जैसे मैं बोलूं मैंने खाना खा लिया है परंतु घर जाने का मन नहीं होता, तो ऐसा मैंने कुछ लिखा। अब मैंने क्या करा, मैंने खाना खा लिया, ये पूरा वाक्य है। अब मेरा घर जाने का मन नहीं, ये दोनों वाक्य में कोई मतलब रिलेशन नहीं बैठ रहा, बस मैंने परंतु लगाकर इसको जोड़ने का काम किया है। मिश्र में ऐसा नहीं होगा, मिश्र में एक दूसरे पर वाक्य डिपेंड होगा। जैसे मैं बोलूं कि मैंने खाना खाया किंतु क्या हुआ, मेरा पेट नहीं भरा। ठीक है, तो पेट नहीं भरा तो यह किससे जोड़ा गया? ठीक है, किंतु तो नहीं लगेगा। मैं जैसे कहूं मैंने खाना नहीं, हाँ, मेरा मन किया कि तुम्हें एक थप्पड़ मार दूं, तो मेरा मन किया कि क्या, मेरा मन किया कि क्या करने का, कि मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूं। तो जब एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित होता है उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। अब इसका छोटा सा ट्रिक बताऊं पहचानने का, सबसे आसान। जहां किसी वाक्य में अगर आपको परंतु, किंतु, लेकिन, परंतु, किंतु, पर, लेकिन, इसलिए आदि शब्द मिल जाए, वह हमारे क्या होते हैं? और ऐसे शब्द मिल जाएं, वह हमारे संयुक्त वाक्य होते हैं। जहां पर की मिल जाए, यद्यपि मिल जाए, तथापि मिल जाए, ठीक है, जब तब मिल जाए या ज्यों त्यों मिल जाए, ठीक है, वो हमारे मिश्र वाक्य होते हैं। देखो, मैंने जब परिश्रम किया, मैंने बहुत परिश्रम किया, ये अपने आप में पूर्ण है। सफल नहीं हो सका, इसने इससे क्या करा? जोड़ा है, तो यह संयुक्त वाक्य हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा बेटा? सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कि ईश्वर करे सब सकुशल लौटे, किस प्रकार का वाक्य है? अब देखो यहाँ पर हमारे जो 8 प्रकार के वाक्य थे ना, उन्हीं में से ये पूछ रहा है। तो देखो, आदेश मतलब आज्ञा सूचक, क्या यहाँ पर आज्ञा दी जा रही है? नहीं। विस्मय, विस्मय मतलब जब मुझे कोई चीज़ ऐसी देख लूँ जिसमें आश्चर्य की उत्पत्ति, उसे आश्चर्यवाचक या मतलब आश्चर्य के आधार पर विस्मय सूचक चिन्ह, विस्मय सूचक वाक्य कहते हैं। तो मुझे यहाँ कोई आश्चर्य नहीं हो रहा, इसलिए ये भी नहीं होगा। संकेत सूचक, क्या मुझे कोई संकेत मिल रहा है? जब भी, बस याद रखना, जब भी किसी को आशीर्वाद दिया जाता है, किसी के मंगल की कामना की जाती है या किसी को कोई शुभकामना दिया जाता है, वहाँ इच्छा सूचक वाक्य होता है, मतलब इच्छावाचक वाक्य होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट बताओ, उसने टेढ़ी चाल चली, वाक्य में कौन सा कारक है? अब कारक तो जस्ट अभी पढ़ाए हैं, तो आप उस आधार पर पहचान कर बता सकते हैं। कर्म कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और कर्ता कारक। फटाफट से बताओ इसका आंसर क्या होगा? उसने टेढ़ी चाल चली, वाक्य में कौन सा कारक है? कर्म कारक, संबंध कारक,
अधिकरण कारक और कर्ता कारक पहचानो। तो देखो इसमें क्या लगा है, ने के आधार पर क्या हो जाएगा, कर्ता कारक। आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कि निम्न में से कामदेव का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्या नहीं है बताओ, कामदेव का पर्यायवाची नहीं है। मनमथ, अनंग, मदन और भुजंग, ए बी सी और डी बताएं। कामदेव का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा नहीं है। तो देखो समझना है, मन को मथने वाला, मन में बेचैनी ला देने वाले कौन है, कामदेव होते हैं। अनंग होता है, मदन होता है, मनोज भी कहा जाता है, ठीक है, किंतु भुजंग नहीं कहा जाता। भुजंग किसका पर्यायवाची है, सर्प का, सांप का, सर्प, सांप। उरग कहा जाता है। उरग मतलब क्या होता है, उर मतलब छाती, ग मतलब गमन करना, छाती से जो गमन करता है, गमन मतलब चलना, जो छाती से चलता है कौन चलता है, सर्प चलता है। ब्याल, ब्याल मतलब बिल में जो रहता है। तो ये सभी आपके क्या हो जाएंगे, भुजंग के पर्यायवाची हो जाएंगे और आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कि उत्तरायण शब्द में कौन सा विलोम होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताओ उत्तरायण का विलोम शब्द क्या होगा। पौर्वत्य, पाश्चात्य, नारायण और दक्षिणायन। ये तो तुक्का लगा के भी कर सकते हो, मतलब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा कर भी कर सकते हो, तुक्का तो नहीं, कॉमन सेंस लगा के कर सकते हो। बताओ इसका आंसर क्या होगा जी। चलिए अब देखते हैं, उत्तर, उत्तर का विलोम क्या होता है, दक्षिण, बस आगे। अगर आपसे पूछा जाता कि पाश्चात्य मतलब पश्चिम, पश्चिम का उल्टा क्या होता है, तो पूर्व, तो इसलिए उसे पौर्वत्य कहा जाता है। तो आंसर इसका क्या होगा, डी होगा। गलत मिलान चुनिए, मतलब गलत विलोम दिए गए हैं और उसको चुनना है, चुन के बताओ। उन्मूलन, रोपण, उन्मिलन, निम्मिलन, अपव्यय, मितव्यय, आस्तिक, सास्तिक, बताओ। चलिए जल्दी से बताइए इसका आंसर। ए बी सी और डी बताएं। देखिए क्या दिया है, उन्मूलन, उन्मूलन का मतलब होता है बेटा किसी को जड़ से उखाड़ के फेंकना, और रोपण मतलब जड़ में लगाना। इन उन्मिलन निमिलन ठीक है। अपव्यय, अप मतलब बुरा, व्यय मतलब खर्च करना, बेफिजूल खर्च को बोलते हैं अपव्यय। और मित व्यय किसी का, मित मतलब होता है कम, व्यय मतलब खर्च करना, बेफिजूल खर्ची करना उसका उल्टा होगा कम खर्ची करना, तो मितव्यय, बिल्कुल सब ठीक है। आस्तिक, आस्था में विश्वास रखने वाले को आस्तिक कहते हैं, तो आस्तिक का उल्टा क्या, सास्तिक थोड़े ना होता है, नास्तिक होता है। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी, जो गलत दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, आज 30 क्वेश्चन करेंगे जिसका निवारण ना हो, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े समझाने वाले थे इसलिए ज़्यादा टाइम ले लिए। जिसका निवारण ना हो सके उसके लिए एक शब्द क्या होता है, निवार्य, अनिवारण, निवारण और अनिवार्य, ए बी सी और डी बताएं। फटाफट से बताओ क्या होगा इसका आंसर जी। देखा जाए, देखिए क्या बोल रहा है, जिसका निवारण ना हो सके उसे हम बोलते हैं अनिवारण। क्या बोलेंगे, अनिवारण। ठीक है, चलिए अंतिम प्रश्न बताएंगे, वह स्त्री जिसका पति दूसरी शादी कर ले उसके लिए एक शब्द क्या होता है, नवोढ़ा, अध्येता, अधियूढ़ा और विधवा, बताओ। क्या बोल रहा है, वह स्त्री जिसका पति दूसरी शादी कर ले, तो जिसका पति दूसरी शादी कर ले उसके लिए देखो, नई, जो नया जोड़ा होता है ना शादी का उसे बोलते हैं नवोढ़ा। अध्येता मतलब अध्ययन करने वाला, अध्ययन मतलब पढ़ने वाला, अध्ययन करने वाले को अध्येता कहा जाता है। यहाँ अधियूढ़ा हो जाएगा जिसका पति दूसरी शादी कर लेता है, और विधवा आप जानते ही हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, दिल का खून करना मुहावरे का क्या अर्थ है। बोलते हैं ना मेरे दिल का खून कर दिया, खून बहा देना, शोषण या अन्याय करना, दिल तोड़ देना या बहुत गुस्सा करना, बताओ।
ए बी सी और डी? जी, फटाफट से बताइए। दिल का खून करना, तो दिल का खून करना मतलब क्या होता है? दिल तोड़ देना, मतलब किसी का दिल तोड़ देना। नेक्स्ट बताइए, नाच कूद बंदर मेरे भीख कलंदर खाए, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? नाचने कूदने से भी भीख मिलती है, नाचने कूदने से भीख मांगने की नौबत आ जाती है, परिश्रम सेवक करते हैं, लाभ मालिक को होता है, मालिक परिश्रम करे, सेवक को लाभ हो। बताओ, नाच कूद बंदर मेरे भीख कलंदर खाए, क्या होगा इसका आंसर? बताइए जी। तो देखो, नाच कूद कौन कर रहा है? बंदर कर रहा है। और देखो, आता है ना मदारी, मदारी डांस कराने आता है ना, तो क्या करता है भाई? आ गया और आकर उसने क्या कर दिया? नचाया। अब नाच कौन रहा है? बंदर। लेकिन भीख किसको मिल रही है? उसके मालिक को। कहने का मतलब परिश्रम सेवक करे और फल किसे मिले? मालिक को मिले। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कि चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 12, 16, 14, 11। बताओ, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 12, 16, 11 और 14। तो बेटा याद रखना, चौपाई के में 16 मात्राएं होती हैं। यह एक सममात्रिक छंद होता है। सममात्रिक मतलब सभी पदों में सभी मात्राएं समान होती हैं। नेक्स्ट, पुस्तकों के नाम होते हैं। पुस्तकों के नाम किस में आते हैं? स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग में, नपुंसक या इनमें से कोई नहीं? फटाफट से बताओ। चलिए तो 35 ही आज लास्ट करेंगे। बताइए, पुस्तकों के नाम होते हैं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग या इनमें से कोई नहीं? तो मैं बोलूँ पुस्तकों के नाम, जैसे पुस्तक, मैं बोलूँ रामायण, ठीक है, रामायण पढ़ी जाती है, ठीक है, रामायण। या पुस्तक में से बोलूँ पुस्तक, यह पुस्तक अच्छी है, यह पुस्तक बुरी है, मतलब पुस्तक तो वैसे कभी बुरी नहीं होती, पुस्तक अच्छी होती है, इस पुस्तक की भाषा सरल है, ऐसा बोलते हैं, तो वह हमेशा स्त्रीलिंग होती है। अंतिम प्रश्न आ जाता है कि रोला छंद कुल कितनी मात्राएं होती हैं? बताओ, रोला छंद में कुल कितनी मात्राएं होती हैं? 12, 14, 24 और 11। बताइए, ए बी सी और डी? जी, फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो रोला छंद में हमारी कुल 24 मात्राएं हो जाती हैं। क्लियर है बेटा? तो आज हम यहीं तक प्रश्न करते हैं। 5 क्वेश्चंस और है जिसको मैं आपको लगा देती हूँ। कमेंट सेशन में इनके आंसर्स आप बताएंगे क्या होगा। इसको हम नेक्स्ट क्लास में अब कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो 40 क्वेश्चंस हमारे यहाँ पर हो चुके हैं। क्लियर है? चीज़ें समझ में आएंगी होप सो। हमें ज़्यादा नहीं करना, हमें चीज़ों को समझ के करना है। मैंने पूरी कोशिश करी है कि टॉपिक के साथ चीज़ों को मैं आपको समझा पाऊँ। क्लियर होगा? तो आप लोगों ने अगर अभी तक बैचेस नहीं लिए हैं, आप बैचेस लेना चाहते हैं हमारे, तो अभी दिवाली ऑफर्स की वजह से आपको छूट मिल रही है, तो आप लोग वो लोग ले सकते हैं। ये हमारे बैचेस हैं। CISF का बैच है, ASI और हेड कांस्टेबल का। आप Y387 कोड लगाकर ये बैच ले सकते हैं। लक्ष्य BSF का बैच है, इसको भी आप ले सकते हैं Y387 कोड लगा के, ठीक है। और साथ ही साथ आप CISF का कांस्टेबल फायरमैन का बैच लेना चाहें तो ये भी आप लगा सकते हैं। Y387 Y387 कोड लगाइए और बैच को आप परचेज कर सकते हैं। मेहनत करते रहिए बेटा, मेहनत के अलावा कोई और ऑप्शन हमारे सामने नहीं होता सफलता पाने का, ठीक है। शॉर्टकट्स हम बहुत ढूंढते हैं, पर शॉर्टकट से कोई भी हम सफल नहीं होते। तो सही तरीके से ईमानदारी से तैयारी करो, आपको सफलता अवश्य मिलेगी, ठीक है। बैचेस आप डिटेल में मुझसे हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो Y387 कोड लगाकर ये बैचेस ले सकते हैं। इस समय आप लोगों को छूट मिल रही है, सबसे अच्छा महापैक पर छूट मिल रही है यार। तो कोड लगाइए Y387 और बैचेस ले सकते हैं। तो जिन बच्चों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर क्लास को
तो ज़रूर अपने दोस्तों में कर देंगे। चलिए फिर मिलेंगे हम कल अपने ऑफिस में बोर्ड के साथ। तो यूं ही मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और अपने माता पिता का नाम रोशन करिए। धन्यवाद।